जैसा कि देखिए हम लोग वर्ण विचार में स्वर पढ़ रहे थे, तो स्वरों का मैंने वर्गीकरण भी बताया था। तो अब कुछ जो है विशेष तथ्यों की बात करेंगे जो स्वरों के संबंध में। तो स्वरों के संबंध में विशेष तथ्य, तो देखिए सभी जितने स्वर हैं आ से लेकर औ तक, ये सभी स्वर कैसे होते हैं? घोष या सघोष होते हैं। और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्योंकि अल्प प्राण इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें बोलने में हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, आराम से बोले जा सकते हैं, आसानी से बोले जा सकते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इस शब्द को तभी बताए भी थे। यह जो है अंग्रेजी से आया हुआ स्वर है, इसीलिए इसको आगत या गृहीत स्वर कहते हैं। और इसके अन्य नाम में विदेशी स्वर, मेहमान स्वर, ये भी इसके नाम हैं। इसका उपयोग वहीं पर किया जाता है जो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द हैं, जैसे कॉलेज, नॉलेज, ऑक्सीजन। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो ये बड़ा तथा ओ के बीच की ध्वनि है। बड़ा तथा ओ के बीच की ध्वनि है। अब आते हैं री पर। तो री का प्रयोग जो है ज्यादातर तत्सम शब्दों में किया जाता है हिंदी में। इसी कारण से री को तत्सम स्वर भी कहते हैं। तो री को तत्सम स्वर भी कहते हैं। और शेष सभी स्वर, री को छोड़कर और जो भी शेष सभी स्वर हैं वो तत्सम एवं तद्भव दोनों हैं। उनका उपयोग तत्सम एवं तद्भव दोनों शब्दों में किया जाता है, लेकिन री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। जैसे देखिए ऋण, ऋतु, ऋषि, ऋतुराज, ऋतुराज बसंत का पर्यायवाची है, पृथ्वी, वृत्त। तो इन सभी में चाहे देखिए मात्रा के रूप में री का इस्तेमाल हुआ है, चाहे मात्रा के रूप में री का इस्तेमाल हुआ हो, चाहे री अकेले आया। जैसे देखिए ऋण में री अकेले है, ऋतु में री अकेले है। अकेले मतलब कि बिना मात्रा के पूरा री है। और ऋषि में भी है, ऋतुराज में भी। लेकिन पृथ्वी में री की हमने मात्रा लगाया है, तो री की मात्रा लगाएंगे तो भी हमारा तत्सम शब्द है। अगर री का प्रयोग कहीं हुआ है हिंदी में तो वो तत्सम शब्द होगा। इतना जान लीजिए कि वो तत्सम शब्द जरूर होगा, इसीलिए री को तत्सम स्वर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आ से लेकर अ तक तो हमारे स्वर हैं, 11 स्वर जो है। उसके बाद दो आते हैं अन और अ। तो ये दोनों जो अन और अ हैं, ये दोनों अयोगवाह ध्वनियां हैं। अयोगवाह ध्वनियां कहते किनको हैं? तो वे ध्वनियां जिनका किसी वर्ण से पूर्णतया योग नहीं हो पाता। किसी भी वर्ण से जिनका पूर्णतया योग नहीं हो पाता है, वे ध्वनियां अयोगवाह ध्वनियां कहलाती हैं। अयोगवाह ध्वनियां जो हैं ये स्वरों के बाद आती हैं। वैसे भी देखा जाए तो स्वर के बाद ही आती हैं, और फिर उसके बाद अन जो है हमारा, इसको अनुस्वार बोलते हैं, आ को विसर्ग बोलते हैं। अन का उच्चारण स्थान हमारा नासिका है, आ का उच्चारण स्थान कंठ है। और अगर ऑप्शन में काकल्य वर्ण हो, काकल्य लिखा हो, काकल्य ध्वनि, तो काकल्य ज्यादा बेस्ट रहेगा। काकल्य जो है कंठ के नीचे की, कंठ के नीचे के जो उच्चारण स्थान है उसे काकल्य कहा जाता है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन अगर काकल्य हो तो और बढ़िया है। और अन का जो है नासिका है। फिर आगे हम बात करते हैं स्वरों की मात्राएं। तो देखिए सभी की मात्राएं थोड़ा सा देख लेते हैं। मात्राएं स्वरों की, तो देखिए छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती। बड़ा आ की आप जानते ही हैं। फिर छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा,
और री की मात्रा ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, ठीक, और हमारा औ की मात्रा, औ की मात्रा, फिर अन की मात्रा, अन हमारा अयोगवास जो ध्वनियां है अन और तो अन की मात्रा जो है अन स्वर नहीं है, इनकी मात्रा ये आपका अन का मात्रा और आ की मात्रा विसर्ग, ये हमारा था स्वर। अब इसके आगे हम व्यंजन की बात करेंगे। तो देखिए गाइस जो है व्यंजन की हम बात करेंगे। तो स्वर की बात कर लिए थे, वर्णमाला के दो भेद थे, स्वर और व्यंजन। तो पहला हमारा स्वर था, दूसरा व्यंजन। तो व्यंजन की अगर बात करें तो देखिए स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिनको बोलने में किसी प्रकार का अवरोध ना हो। लेकिन व्यंजन क्या है, जो स्वरों के सहयोग से बोले वह समझे जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन स्वरों के सहयोग से बोले जाएंगे, ये एकदम कंफर्म बात है। जैसे ऐसे देखिए, जैसे हम क बोल रहे हैं, क, तो क अगर हम बोल रहे हैं तो लास्ट में आ रहा है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये आपका क प्लस आ। तो देखिए हमको व्यंजन बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ रही। आ क्या है? स्वर। तो इसलिए जो स्वरों के सहयोग से बोले जाएं, जो स्वरों के सहयोग से समझे जाते हैं, जो स्वरों के सहयोग से बोले एवं समझे जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। सीधे डिफिनेशन। इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो देखिए विद्वानों ने इनकी संख्या को 33 माना है, जो कि सर्वमान्य मत है। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन के भेद की बात करें तो देखिए व्यंजन का 3 भेद मान सकते हैं। 3 भेद अगर व्यंजन के हम करते हैं, जो 33 व्यंजन है, इसमें हमारा पहला है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय, इसी को स्पर्शीय भी बोल देते हैं, स्पर्शीय व्यंजन। वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन। तो वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन जो है, इनकी संख्या 25 है। 5 5 25। ये देखिए जो 5 के क्रम में होते हैं। क ख ग घ अंग 5, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। और इधर भी देखिए क च ट त प। तो ये 5 के वर्ग में होते हैं। देखिए तो 5 × 5 = 25। तो ये 25 जो हमारे हैं, ये हमारे वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन। दूसरा जो हमारा भेद होता है वो हमारा है अंतस्थ। तो अंतःस्थ, इसका नाम क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि ये स्वर एवं व्यंजन के बीच में स्थित है। स्वर एवं व्यंजन के बीच में स्थित होने से तात्पर्य है कि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ये पूर्णतया स्वर की में भी नहीं आता, पूर्णतया व्यंजन में भी नहीं आता। इसीलिए विद्वानों ने इसे बीच में रखा और इसको अंतस्थ कहा, अंदर स्थित। अंतः माने अंदर, स्थित, अंदर स्थित जो हो, जो स्वर एवं व्यंजन के अंदर हो या स्वर एवं व्यंजन के बीच में जिसकी स्थिति हो, तो वो हमें अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वो हमारे 4 हैं। वो 4 यही है, य र व ल। ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन। फिर उसके बाद तीसरा भेद करें तो हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में भी हमारे 4 हैं। ये 4 है, श श श और ह। तो देखिए 25 4 29 हो गए, 29 4 33। ये हमारे जो है 33 व्यंजन हो गए। और इन 33 के बाद जो हमारे वर्ण हैं वो अन्य में आते हैं।
अब थोड़ा सा देखिए एक चार्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं का से लेकर मा तक जो ये 25 हमारे वर्गीय स्पर्शी व्यंजन है। इसमें देखिए अंगा, इया, आड़ा, न और न, ये पांचों क्या है? अनुनासिक है। एक संस्कृत में इसका सूत्र भी है, इमं गणना नाम नासिका च, तो नासिका इनका उच्चारण स्थान है। इस सूत्र का अर्थ ये था। तो ये अनुनासिक में आते हैं, अंगा, इया, आड़ा और न और मा, ये पांचों। और इन्हें पंचमाक्षर भी कहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी जो हिंदी के महान विद्वान थे, इन्होंने इसे पंचमाक्षर कहा, इन पांचों को। फिर आगे हम बढ़े तो देखिए क, च, ट, त, प, ये पांचों उदित व्यंजन, इनको उदित व्यंजन कहा जाता है। और जो हमारा च, छ, ज, झ, ये जो चारों हैं, इन चारों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी, इसमें स्पर्श के साथ हमें थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। हमारे मुखांगों को स्पर्श के साथ थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है बोलते समय। च, छ, ज, झ, ये चारों स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, ये जो पांचों हैं, इनको कटु या कठोर वर्ण भी कहते हैं। जैसे इनका जहां भी यूज होता है तो वो वर्ण, वो जो शब्द है, इन वर्णों का जहां पर भी प्रयोग होता है तो वो शब्द थोड़ा सा कटु या कठोर हो जाता है। इसी कारण से इसे कठु या कठोर वर्ण भी कहते हैं। और त, थ, द, ध, न, ये जो पांच हैं, इन्हें कोमल, लोचदार और मधुर वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद देखिए कुछ जो हमारे अन्य व्यंजन थे, 33 के बाद हमारे अन्य व्यंजन, तो ये प, फ, ब, भ, म, इसके बाद आता है य, र, व, ल, फिर उसके बाद श, श, स, ह, फिर उसके बाद हमारा जब छात्रज्ञ ये आता है माय वर्णमाला में, तो छात्रज्ञ ये जो है, और एक स्रा भी आता है। ये चारों को अगर बात किया जाए, ये चारों कैसे व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। तो देखिए छ कैसे बना हुआ है, तो क और श और अ, ये तीनों को मिलाकर छ बना है। त्र, त, र और अ मिलाकर बना है। ज्ञ, ज, ञ और अ को मिलाकर बना है। स्र, तालव्य श, र और अ को मिलाकर बना स्र। ये चारों जो है हमारे संयुक्त व्यंजन है, छात्रज्ञ, स्र। फिर अब आप आते हैं, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, वत्स व्यंजन भी कुछ होते हैं, वो उनकी संख्या 5 है। तो ये ज, न, र, ल, स, ये हमारे वत्स व्यंजन है। इसको याद करने के लिए अगर ट्रिक की बात करें तो याद कर सकते हैं जा, न, सरला, ये इसको याद करने का तरीका है। जा, न, सरला, तो इसमें देखिए 5वां आ जाएगा। जा आ गया, न आ गया, और स आ गया, र आ गया और ल आ गया। ये पांचों वत्स व्यंजन का याद करने का तरीका है, वत्सारी व्यंजन। फिर उसके बाद करें उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, तो ड़ और ढ, ये जो है उच्छिष्ट व्यंजन है। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये द्विगुण है। द्विगुण मतलब 2 गुण रखने वाले। ये द्विगुण इसलिए हैं क्योंकि जैसे जब हम नुक्ता रहित, नुक्ता सहित, इनका 2 गुण है। नुक्ता रहित मतलब जब ये बिंदी जो है, नीचे वाला जो है, इसको जब हम लगा देते हैं, जैसे 2 शब्द देखिए, सड़क लिखें, तो सड़क जब हम लिख रहे हैं इसमें ड़ का प्रयोग हुआ है, तो ये नुक्ता सहित है। एक इसका ये गुण है। दूसरा है, जैसे हम लिख रहे हैं
डमरू, ढक्कन। तो यहां भी देखिए उपयोग में आ गए, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ड़ा और ढ को, ड़ा और ढ को। ठीक, इसके बाद हम आते हैं, देखिए इनको ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, इन्हीं दोनों को, और विकसित व्यंजन भी कहते हैं। विकसित व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ड और ढ का विकास करके बने हैं। ये जो ड से डमरू, ढ से ढक्कन है, इन्हीं का विकास करके तो ये बने ड़ और ढ। इसी कारण से इन दोनों को विकसित व्यंजन भी कहते हैं। ये देखिए विकसित व्यंजन लिखा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं आगत व्यंजन की। आगत व्यंजन, तो कुछ ऐसे भी व्यंजन हैं जो हमारे दूसरे भाषाओं से आए हुए हैं। जैसे अगर हम स्वरों की बात करें तो आगत या गृहीत स्वर हमारा ये आ था, ये वाला। उसी प्रकार से कुछ हमारे व्यंजन भी हैं जो दूसरे भाषाओं से आए हैं। तो उन्हीं आगत व्यंजनों में ये 5 हैं, क, ख, ग, ज, फ। ये पांचों जो है फारसी भाषा से आए हुए आगत व्यंजन हैं। ये आए हैं हमारे फारसी भाषा से, फारसी से। और अगर आगत ध्वनियां पूछता है तो संख्या 6 हो जाएगी, क्योंकि उसमें आ भी जुड़ जाएगा। और आगत व्यंजन पूछता है तो 5 ही रहेंगे, क, ख, ग, ज, फ। इनका उपयोग फारसी या उर्दू के शब्दों में होता है। जैसे इनको बोलते समय थोड़ा इस तरह बोला जाता है, क। जैसे क वैसे नॉर्मल बोलते हैं क, इसको जब बोलेंगे थोड़ा दबाव देके, क, ख, ग, ज, फ, ऐसे थोड़ा सा बोलते हैं। जैसे उपयोग में जैसे ऐसे लिखते हैं, जैसे जीनत किसी का नाम है तो ऐसे लिखना ज्यादा शुद्ध माना जाएगा। गम है, ऐसे उन शब्दों में यूज होता है जो फारसी या उर्दू के शब्द हैं। और ये फारसी से पांचों आए हुए हैं, इसीलिए इन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन देखिए, तो य, र, व, ल। तो य और व जो है, ये दोनों जो है, य और व, ये दोनों य और व जो है, इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक, इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है ई और अ से मिलकर बना है, और वह जो है उ और व से मिलकर बना है। र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, और ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ल को पार्श्विक व्यंजन, र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, और या वा को अर्धस्वर कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ऊष्म व्यंजन में श, 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 ह आते हैं। देखिए ये जो स है, इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए इसको तालव्य स बोलते हैं। और ये वाला जो श है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसीलिए इसे मूर्धन्य स बोलते हैं। और इस वाले स का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इसे दंत स बोलते हैं। और ये हमारा ह है, इसका उच्चारण स्थान काकल्य है। जैसे अह का उच्चारण स्थान, अह जो हमारा विसर्ग था, जो अनुनासिक अन अह है, उसमें अह जो था उसका उच्चारण स्थान कंठ या काकल्य माना जाता है। तो इस ह का उच्चारण स्थान भी जो है काकल्य है, ये ध्यान रखिएगा। और इस वाले सा को तालव्य सा, इस वाले सा को मूर्धन्य सा, इस वाले सा को दंत सा बोलते हैं। और वैसे भाषा में हम लोग ऐसे इसको सीटी वाला सा या शरीफा वाला सा बोलते हैं, तो इसको पेट फरुगा सा बोलते हैं, और इसको छोटा सा या दंत सा बोलते हैं। शुद्ध नाम इनका, इसे हम तालव्य सा, इसे मूर्धन्य सा, और इसे दंत सा बोलते हैं। अब अगर हम
आगे बात करें तो एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए। जो स्वरों के सहयोग से बोले एवं समझे जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है जो कि सर्वमान्य है। ये हमारा सर्वमान्य मत है। फिर व्यंजनों के हमने भेद की बात की। व्यंजनों का अगर भेद करते हैं तो तीन प्रकार में बांटा जा सकता है। तो पहला हमारा वर्गीय स्पर्शी व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है। क से लेकर म तक। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये हमारे वर्गीय स्पर्शी व्यंजन हैं। ये इनकी संख्या 25 है क से म तक। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में संख्या 4 है, यही य र व ल। फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन श स श ह। ये हमारे 4 हैं, तो सब मिलाकर 35। ये जो स स इन तीनों को जो है संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन। फिर क च ट त प ये हमारे उदित व्यंजन है। च छ ज झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। और अंगा इया आड़ा नाम ये हमारे अनुनासिक हैं। पंचमाक्षर भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा। और ट ठ ड ढ ण कटु या कठोर वर्ण है। और त थ द ध न कोमल लोचदार मधुर वर्ण है। फिर अन्य व्यंजनों की बात किए तो छ त्र ज्ञ स्र ये संयुक्त व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। और इन सभी का निर्माण प्रक्रिया भी बता दिए। आगत व्यंजन हमारे 5 हैं। क ख ग ज और फ ये हमारे फारसी से आए हुए हैं। वत्सर्य व्यंजन में 5 हैं। ज न र ल स। उच्छिप्त द्विगुण ताड़नजा या विकसित व्यंजन ड़ और ढ़ को बोला जाता है। और बता भी दिए कि क्या रीजन है इन्हें जो विकसित व्यंजन भी बोलते हैं। और द्विगुण व्यंजन इसलिए बोला है क्योंकि इनका 2 गुण है। जैसे हम सड़क अगर शब्द बोल रहे हैं तो सड़क में यहाँ पर यूज हो रहा है, और डमरू बोल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर डा यूज हो रहा है, इसलिए इनको द्विगुण बोलते हैं इसी कारण से।